प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सतदेव मौर्य जनता विद्यालय इंटर कॉलेज ऑनलाइन की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों आज फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में हम वैद्युत के कारण उत्पन्न किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने वैद्युत के कारण उत्पन्न अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के सूत्र का हमने क्या किया था, निगमन करके बताया। और आज हम लोग इस सूत्र को देखेंगे। इसके लिए बच्चों हमने देखिए पहले माना है कि माना कैपिटल AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसकी लंबाई ये यहाँ से यहाँ L और यहाँ से यहाँ L, तो कुल लंबाई हो जाएगी मिलके 2L और इसका मध्य बिंदु O है। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ये वेक्टर P है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर है। तो अब इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर और इसके अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर बच्चों मुझे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो अपने दिमाग में ये सोचिए आप कि आपने तो केवल अभी दो स्थितियों को पढ़ा, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। यह बिंदु न तो अक्षीय स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में। फिर भी बच्चों इस सूत्र को निगमित करने के लिए हम उन्हीं अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के सूत्रों का प्रयोग करके इसका हम निगमन आपको करके दिखाएंगे। तो हमने क्या किया कि ये जो रेखा OP है, रेखा OP, इस रेखा OP के अनुदिश ये जो द्विध्रुव AB है, इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसका हम वियोजन कर देंगे। किसका वियोजन करेंगे? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का क्या करेंगे? वियोजन करेंगे। कौन सा वियोजन? आयताकार वियोजन। थोड़ा सा ये जान लीजिए आयताकार वियोजन क्या होता है। जब किसी दिए गए वेक्टरों को ऐसे दो वेक्टरों में तोड़ा जाता है कि जो परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो ऐसे वियोजन को हम लोग आयताकार वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर A है तो हमने इसको ऐसे अगर वियोजित कर दिया कि एक घटक थोड़ा ऐसे ले लिया और एक घटक ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? ये 90 डिग्री। ठीक है ना, तो ये दोनों आयताकार वियोजन कहे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका किसका वियोजन कर दिया? वेक्टर P का आयताकार वियोजन कर दिया, जिसके कारण जो वेक्टर P का क्षैतिज घटक होगा वो इधर चला जाएगा। ये इसको आप बोल सकते हैं कि P cos थीटा। आपको पता होगा कि क्षैतिज घटक में हमेशा cos थीटा आता है। ये सब बातें आप जान जाएंगे कैसे होती है, क्योंकि अब यहाँ करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। ठीक है, और चूंकि आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाया है, अतः इसकी तरफ जो घटक जाएगा वो किधर जाएगा? वो इधर जाएगा। और कितना जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक में हमेशा कौन आता है? साइन थीटा आता है। तो ये हो जाएगा इधर आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका P साइन थीटा। ये हो गया आपका क्या? P साइन थीटा, और ये हो गया आपका P cos थीटा। अगर बच्चों ये P साइन थीटा किधर की तरफ है, मतलब इस रेखा OP से 90 डिग्री नीचे की तरफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एक वेक्टर इधर है तो अगर आप इसका वियोजन करेंगे तो घटक इधर मिलेगा, एक घटक इधर मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक घटक आपको इधर मिलने लगेगा, ये बात नहीं हो सकती। तो दोनों घटक, एक घटक इधर चला गया, एक घटक इधर चला गया। अब अगर हम P साइन थीटा को खुद ही एक वैद्युत द्विध्रुव माने, P साइन थीटा को खुद ही अगर वैद्युत द्विध्रुव माने, तो मैंने मान लिया कि यह वैद्युत द्विध्रुव क्या है? A2 और B2, जो खुद ही प्लस की ओर माइनस की ओर से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये तो एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया, काल्पनिक मैंने मान रखा है। और उसी तरह से जब ये वाला आप देखेंगे P cos थीटा, ये भी एक वैद्युत द्विध्रुव जैसा हो जाएगा, जो
जिसका नाम क्या होगा A1 B1, जो V प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना होगा। तो अब बच्चों ऐसा कर लेने से ये दोनों काल्पनिक वैद्युत द्विध्रुव को ले लेने से हम इस कंसेप्ट पे पहुंच जाएंगे कि ये देखिए जो हमारा A1 B1 है, इसके अक्षीय स्थिति में ही तो हमारा पॉइंट P स्थित है। तो अक्षीय स्थिति का सूत्र आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ही है, तो वो सूत्र वहां से लगा के बिंदु P पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता निकाल लेंगे, ठीक है। और इस रेखा के जो लंबवत वाला घटक है P sin थीटा, है ना, तो अगर P sin थीटा का अगर रेखा ये माना जाए, तो अगर इससे 90 डिग्री का कोण बनाती हुई कोई रेखा जाए तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, निरक्ष ऐसा निरक्ष रेखा, है ना, अनुप्रस्थ स्थिति हम लोग उसको बोलते हैं। तो अनुप्रस्थ स्थिति का भी हमें सूत्र पता होता है, माने इसके कारण क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसके कारण यहाँ पर निरक्षीय स्थिति वाली तीव्रता का सूत्र लगाकर हम यहाँ एक तीव्रता का मान यहाँ निकाल लेंगे और अच्छी वाली गाढ़ी तीव्रता का मान यहाँ निकाल लेंगे। जब दो तीव्रताएं निकल जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो फिर परिणामी का सूत्र लगा के बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा फिगर कॉम्प्लिकेटेड है, मैं एक बार एट ए ग्लांस में जल्दी बता देता हूँ कि पहले एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जाएगा, उसका बिंदु मध्य बिंदु O माना जाएगा। मध्य बिंदु O से स्मॉलर दूरी पर एक बिंदु P है जो इसके मुख्य अक्ष से थीटा कोण बनाता है, जो इसके अक्ष से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। मुझे इसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB है, इसका वैद्युत द्विध्रुव गुण क्या है, वेक्टर P है। इस वेक्टर P का हम लोग क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, आयताकार वियोजन, जिसमें से हमारा एक क्षैतिज घटक OP के क्षैतिज घटक हो जाएगा P cos थीटा और OP के ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला आपका P sin थीटा। अब हमने P cos थीटा को एक वैद्युत द्विध्रुव माना है A1 B1 और P sin थीटा को भी एक वैद्युत द्विध्रुव माना है A2 B2। तो जो हमने पहला वैद्युत द्विध्रुव माना है A1 B1, इसके अक्ष में यह बिंदु स्थित है, और जो दूसरा माना है A2 B2, इसके निरक्ष में यह बिंदु P स्थित है। तो एक बार अक्षीय स्थिति का तीव्रता निकालेंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति का तीव्रता निकालेंगे, फिर उन दोनों तीव्रताओं का परिणामी निकाल देंगे। अंतिम परिणामी तीव्रता हमारी मिल जाएगी बिंदु P पर, ठीक है बच्चों। जो हमने आपको यहाँ अभी बोला वहाँ मैंने यहाँ लिखा है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए देखिए जरा, हाँ एक बात ये जान लीजिए कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है, उसके अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित होता है, हमें उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। किधर होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, किसमें, अक्षीय स्थिति। परंतु बच्चों जब वही निरक्षीय स्थिति में तीव्रता हम लोग निकालते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर हो जाती है। मैंने दोनों निगमन में आपको दिशाएं बताई होंगी, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लीजिए जरा A1 B1 की अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता P पर बनेगी, उसकी दिशा तो भाई सीधे ही हो जाएगी, किधर से किधर, ये ऋणावेश से धनावेश की ओर चली गई, और ये हो गया आपका E1, ठीक है। और आप देख रहे हैं जो A2 B2 है, A2 B2 के तो निरक्ष में बिंदु P स्थित है, तो निरक्ष के लिए मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी बताई, धन से ऋण की, धन से, तो देखिए धन इधर है, ऋण इधर, तो माने इधर की तरफ जाएगी, माने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई ऊपर की तरफ चल गई ये वेक्टर E2, ठीक है। ये E2 या E2 का मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि E1 और E2 का परिणामी इनके मध्य में से जाएगा। चलिए कहीं से भी ले जाते हैं, मान लिया ये इसका परिणामी हो गया वेक्टर E, ठीक है ना, परिणामी वेक्टर। इस सब पे आप E भी लगा सकते हैं, चलिए लगाइए। परंतु हम बात करेंगे इसके परिमाण की पहले, बाद में दिशा निकालेंगे। पहले परिमाण के बारे में बात करेंगे, फिर दिशा। हमने मान लिया बच्चों कि ये जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, यह वेक्टर E की दिशा से फाई कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है, फाई, ठीक। अब चूंकि आपको ये भी पता हो गया कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो अगर मुझे परिणामी तीव्रता निकालनी होगी तो E बराबर अंडर रूट
E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करके हम लोग आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं, देखें इंटीग्रल कैसे होता है। सबसे पहले बच्चों काल्पनिक द्विध्रुव A1 B1 के कारण हम बिंदु P पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो लिखेंगे A1 B1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए A1 B1 के लिए बिंदु P निरक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में स्थित होगा। A1 B1 के लिए बिंदु P हमारा किस स्थिति में स्थित होगा? अक्षीय स्थिति। तो हम अक्षीय स्थिति का सूत्र लगाएंगे और यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? P cos थीटा होगा, P नहीं होगा, क्या होगा? P cos थीटा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P cos थीटा अपान R का क्यूब। थोड़ा इसका डायरेक्शन बता देते हैं, किधर से किधर? माइनस Q से प्लस Q की O। ठीक है, और A2 B2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए भाई A2 B2 ये रहा, A2 B2 के लिए यह बिंदु P किस स्थिति में स्थित है? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R। तो चूंकि इधर हमारा क्या है? ये साइन थीटा है, तो इसके लिए हमारा क्या लिया जाए? P साइन थीटा इधर आ रहा है, तो हम वहां पर लिखेंगे कि E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू P साइन थीटा अपान R का क्यूब। इसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लस Q से माइनस Q की O। ये हो गया। अब लिख देते हैं यही कि यदि देखिए यहाँ P साइन थीटा, इधर P साइन थीटा है, इसलिए इसका इस समय द्विध्रुव आघूर्ण P साइन थीटा लिया गया है, P नहीं लिया गया क्योंकि P तो किस दिशा में? B से A की ओर ना, P B से A की ओर है और इधर P साइन थीटा ले, माने P की जगह क्या रख लिया गया है? इस जैसे होता है ना क्या P अपान R की, तो P की जगह क्या रख लिया गया? P साइन थीटा। ठीक, तो यदि P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो तो क्या होगा? तो E इज इक्वल टू करड़ी में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, अब आप पता कर लीजिए कि थीटा कितना है। यहाँ पर मतलब वही थीटा कोण होता है, किसके बीच का कोण होता है? E1 और E2 के बीच का। तो आप देख सकते हैं यहाँ E1 और E2 के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक लाइन कम कर देता हूँ, यहाँ एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये पूरा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान होता है 0। तो हमारे पास आ जाएगा E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब यहाँ लिख देंगे E1 व E2 के मान रखने पर
मान रखेंगे तो आ जाएगा आपका E इक्वल टू अंडर रूट 1/4πε0 k इंटू 2p cos थीटा अपॉन r का क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 k इंटू p साइन थीटा अपॉन r क्यूब का, ये हो गया आपका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा हल कर देते हैं। देखिए जो चीज़ें कॉमन हो रही है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जैसे 1/4πε0 के पी अपान आर क्यूब सब में है तो कॉमन कर लिया मैंने, इसको कॉमन कर लिया और स्क्वायर अंदर रहेगा तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। 4πε0 के इंटू पी अपान आर क्यूब निकल गया बाहर और अंडर रूट में कौन बच जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos थीटा, तो चलिए 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस और इधर क्या बच जाएगा केवल साइन थीटा का स्क्वायर। तो इसको हल करने के उपरांत आएगा कि 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर क्यूब अंडर रूट ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का हम सूत्र लिख देते हैं। E इज इक्वल टू 1/4πε0 के पी अपान आर क्यूब अंडर रूट ये हो जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये E इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू पी अपान आर क्यूब और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये जो सूत्र है बच्चों, यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न किसी भी बिंदु पर हम लोग इस सूत्र से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। यह एक व्यापक सूत्र है, इससे हम अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति किसी का भी निर्माण कर सकते हैं। अब थोड़ा दिशा को भी जान लेते हैं कि इस ई की दिशा किधर होगी, तो थोड़ा आप इसको नोट कर लें, उसके बाद मैं दिशा बता दे रहा हूँ। दिशा के लिए देखिएगा कि यदि मैं दिशा निकाल रहा हूँ, किसकी दिशा, वेक्टर ई की दिशा, एक समझ लीजिए आप वेक्टर ई की दिशा के बारे में। तो हम लिख देते हैं कि यदि परिणामी वेक्टर, परिणामी सदिश वेक्टर ई कामा E1 की दिशा से E1 की दिशा से पाई कोण दिशा से पाई कोण बनाए तो मैं इसको लिख दे रहा हूं tan फाई इज इक्वल टू, देखिए कैसे निकाल रहे हैं इसको। हमने क्या किया, यहाँ एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो आप वहाँ tan फाई लगा हुआ है, tan फाई लगाओ तो ये लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब की तरफ कौन गया है E2 और आधार पे कौन लगा हुआ है E1, तो ये हो जाएगा E2 अपान E1। ये बन जाएगा आपका E2 अपान E1। E2 का मान आपने देखा होगा कि 1/4πε0 के इंटू पी साइन थीटा अपान आर का क्यूब आया होगा। उसी तरह से E1 का भी मान आप देख सकते हैं, निकाला गया था इंटू 2p cos थीटा अपान आर क्यूब। आप देख रहे हैं कि ये सारे टर्म कट जाएंगे, ये पी आर क्यूब आर क्यूब से कट गया और क्या बच गया हमारे पास, ये आ जाएगा कि tan फाई इज इक्वल टू आएगा साइन थीटा बटे
2 cos थीटा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan फाई इज इक्वल टू, ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 tan थीटा। अगर आपको अकेले फाई निकालना हो तो फाई इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा तो tan इनवर्स फंक्शन बन जाएगा, tan इनवर्स इसमें 1/2 tan थीटा। इस तरह से आप वेक्टर ई की वेक्टर E1 से दिशा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। अच्छा, इस हेडिंग को देखने से पहले यह एक छोटा सा निगमन है। इसे देखने से पहले आपको एक बात थोड़ा समझनी पड़ेगी कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उनके आवेशों पर वैद्युत बल लगता है, और चूंकि द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर होता है, बना होता है प्लस और माइनस, तो आप देख सकते हैं कि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ माइनस क्यू आवेश है, और यह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस क्यू पर जो वैद्युत बल लगेगा वह क्षेत्र की दिशा में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और माइनस आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वह क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो चूंकि ये दोनों बल का परिमाण समान होता है, लेकिन दिशाएं विपरीत होती हैं, अतः यह बल एक बलयुग्म का निर्माण कर देते हैं, और यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमा करके क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। मतलब समझ रहे हैं, ये दोनों बल क्या करेंगे, इसको घुमाते हुए ऐसे कर देंगे, क्षेत्र की दिशा में कर देंगे। क्षेत्र की दिशा ऐसे ही है, तो क्षेत्र की दिशा में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ऐसे बल युग्म को हम लोग प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ये छोटी सी जानकारी हो गई इसके बारे में। इस चित्र में मैंने जो यहाँ आपको बताया उसको मैंने यहाँ शाब्दिक भाषा में लिख दिया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव कैपिटल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। द्विध्रुव की लंबाई 2l है, वह द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि प्लस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल, वो वैद्युत बल तो आपको पता ही होगा। मान लिया वेक्टर F1 इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू क्यू, वेक्टर E इंटू वेक्टर क्यू। कैसे? मैं बगल में यहाँ लिख दे रहा हूँ क्योंकि आप एक सूत्र जानते हैं, E इज इक्वल टू F अपान क्यू, पता है। तो आप तिर्यक गुणा करोगे तो यह बराबर EQ आ जाएगा। तिर्यक गुणा जैसे ही करेंगे यह बराबर EQ प्राप्त हो जाएगा। और माइनस क्यू पर लगने वाला वैद्युत बल वो क्या हो जाएगा, वो भी इतना ही होगा। F2 इसको मान लेते हैं, F2 इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर E इंटू क्यू। बस अंतर यही रहेगा कि इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, विपरीत, और ये क्षेत्र की दिशा में। यहाँ मैं लिख नहीं पाया हूँ, आप समझ लीजिएगा कि ये क्षेत्र की दिशा में ये हो जाएगा आपका क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, अच्छा। अब चूंकि ये दोनों बल वेक्टर F1 वेक्टर F2 भले ही दिशा में अलग अलग हों, लेकिन इनके परिमाण हमेशा क्या है, बराबर है। इनके परिमाण आप निकालेंगे तो क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला हमको क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण निकालना है। तो लिखेंगे कि इसलिए वैद्युत
द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण वो क्या हो जाएगा, बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए उसको मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा शब्दों में यहाँ पर। उसके बाद वहां सूत्र क्या होता है, एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण, तो मैं लिख दे रहा हूं एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बल का परिमाण समान है तो आप कोई भी बल ले सकते हैं, गुणे इन दोनों बलों के बीच की लंबिक दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत, ये लंबवत लिखा मैंने, लंबवत दूरी, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बल का परिमाण मान लेते हैं F, क्योंकि दोनों बल F इंटू और इनके बलों के बीच की दूरी कितना है, बलों के बीच की दूरी है 2L sin थीटा, या आप पहले ऐसे लिख लीजिए AC, कितना है AC। क्वेश्चन में आप लिख लीजिएगा कि F1 वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैंने मान लिया F, क्या मान लिया F, किसी एक बल का परिमाण बराबर है, तो मैंने उसको यहाँ F लिख दिया। अब AC की बात अगर देखेंगे तो बहुत आसान है, बहुत दिमाग नहीं लगाना इसमें, ये AC है, आप समझ सकते हैं ये 2L sin थीटा कैसे आ गया, जैसे ये थीटा तो ये भी थीटा संगत कोण से, ठीक है। और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए इसको, इस त्रिभुज ACB में, इसमें ACB में ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कौन है AC और कर्ण आपका कौन है AB, तो ये हो जाएगा आपका, आप अगर कर देंगे तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB साइन थीटा आ जाएगा ना, AC इक्वल टू AB साइन थीटा, और AB की लंबाई 2L है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा AC का मान अब टाउ इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा। अब हम F का मान उठा के रख देंगे, F का मान, क्योंकि F1 F2 F का परिमाण बराबर है, तो यहां से F का मान कितना आपको दिख रहा है, ये भी F है, यहाँ पे आप 1 1 कर सकते हैं, कर एनीवे, वहां तो मैंने परिमाण लिखा है तो परिमाण बराबर होगा ही, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू क्यू के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यह बराबर E क्यू, यह बराबर E क्यू, यहाँ मैंने F1 इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर दिक्कत हो रही तो आप यहाँ पे F1 को हटा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको सदिश रूप में लिखा है इसलिए यहाँ F1 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ वाले पर क्या लिख दिया, F2 लिख दिया। आप चाहे तो यहाँ भी F, अगर केवल परिमाण लिखेंगे तो F लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, F का मान रखने पर, F का मान रख दीजिए, F का मान क्या है, E इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू क्यू, कितना मान है उसका, E इंटू क्यू इंटू 2L साइन थीटा, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इसको कर दे रहा हूँ Q इंटू 2L इंटू E इंटू साइन थीटा, ये टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका मान होता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P E साइन थीटा, पुस्तक में आप लिख देंगे कि P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। इस तरह से आपने देखा टाउ बराबर PE साइन थीटा, एक सूत्र प्राप्त हुआ जो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण है, यह मात्र इसका क्या है, परिमाण। अगर आप इसको सदिश रूप देना चाहते हैं, सदिश रूप, तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अगर आप टाउ की दिशा जानना चाहते हैं, टाउ, तो वेक्टर P और वेक्टर E जिस तल में होंगे उस तल के लंबवत, या फिर वेक्टर P और वेक्टर E दोनों से लंबवत किसकी दिशा होगी, वेक्टर टाउ की दिशा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ विशेष स्थितियों को देख लेते हैं।
ये इसका विशेष स्थितियां। पहली स्थिति में तो हम ये मान लेते हैं, पहली स्थिति में कि यदि हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र की दिशा में हो जाए, बिल्कुल ऐसे, तो इसका ये मतलब हुआ कि इस टाइम क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में। जब द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में हो तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अंश। क्यों? क्योंकि वेक्टर E व वेक्टर E एक ही दिशा में होंगे, ठीक है। तो जब थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE साइन 0, और साइन 0 का मान 0, तो टाउ इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल समांतर रखा हुआ है, तो उस पर कोई वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लगने वाला, वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी वॉल्यूम का आघूर्ण लगने वाला नहीं है, ठीक है। यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसके ऊपर कोई वॉल्यूम का आघूर्ण नहीं लगेगा, उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरी स्थिति देखिए, जब द्विध्रुव क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो, तब क्या हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मतलब ऐसे रखा हुआ है, ये जो प्लस वाला है वो इधर आ गया, माइनस वाला उधर चला गया, तो P और E की दिशा उल्टी हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी तो ये प्लस वाला इधर है, जब आप उलट देंगे तो प्लस वाला इधर आ जाएगा, माइनस वाला इधर आ जाएगा। जबकि P की दिशा हमेशा किधर होती है, माइनस से प्लस, तो P की दिशा इधर हो गई और E की दिशा तो इधर रहेगी वैद्युत क्षेत्र के उत्तर। तो P और E के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो मैं 180 अंश हो जाएगा, इसलिए टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180, और इस स्थिति में भी टाउ का मान क्या आ जाएगा, 0। इस स्थिति में कोई बल कार्य, कोई वॉल्यूम का आघूर्ण नहीं लगेगा। तीसरी स्थिति आप देख सकते हैं कि जब द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो, रखा हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? अगर ये इसे लंबवत होगा तो P की दिशा नीचे से ऊपर और E की दिशा माने बाएं से दाएं मेरे होगी, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसी हालत में टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री हो जाएगा, और ये टाउ मैक्सिमम होता है, उसको हम लोग टाउ मैक्स लिखते हैं। टाउ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू E। इस तरह से तीनों स्पेशल केसों को आपने देखा। आज बच्चों वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र का लेसन पूर्णतया मैंने थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन के ढंग से समाप्त किया, ठीक है। अभी तो न्यूमेरिकल नहीं लगा, न्यूमेरिकल लगेगा, केवल मैंने अभी थ्योरी और डेरिवेशन और डेफिनेशन को यहाँ पर मैंने समाप्त किया है। अब आगे हम लोग इसका अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तत्पश्चात जब पूरी इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो जाएगी तो हम सारा न्यूमेरिकल हल कर देंगे इसका, ठीक है, जो आवश्यक होगा उसे। अब बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का कुछ टॉपिक उठाएंगे, उसे अच्छे से आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।